नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आदिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं। आदिकाल में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग वीर गाथात्मक साहित्य अर्थात रासो साहित्य का अध्ययन करेंगे। वीर गाथात्मक साहित्य या रासो साहित्य ठीक है। वीर गाथात्मक साहित्य या रासो साहित्य। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था और वीरगाथा काल में जितनी भी कृतियां हैं वह अधिकांश रचनाएं रासो नाम से मिलती है, इसीलिए इसका नाम रासो साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जब रास साहित्य की चर्चा हो तो वह जैन साहित्य परंपरा के कवियों ने रास लिखा है, लेकिन रासो साहित्य की चर्चा हो तो समझ लीजिए कि एक रचना को छोड़कर बाकी सब वीर गाथात्मक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो रासो साहित्य है, जिस तरह आदिकाल का नाम विवादास्पद है, उसी तरह रासो साहित्य जो रासो शब्द है उसकी जो व्युत्पत्ति हुई वह उसमें कई विचारक, कई विद्वान अपने अपने मत दिए हैं, जो काफ़ी विवादास्पद रहा है। तो पहले आप लोग हेडिंग दे लीजिए, रासो ठीक है शब्द की व्युत्पत्ति। मतलब रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे विचार हैं। तो एक तरफ आप नाम दे सकते हैं विद्वान का कि कौन विद्वान क्या नाम रखे हैं, एक तरफ विद्वान का नाम लिख लीजिए और दूसरे तरफ शब्द का नाम लिख लीजिए। ठीक है। इसमें विद्वान में जो सबसे अधिक मतलब चर्चित या प्रारंभिक तौर पे जिस विद्वान ने नाम दिया उसका नाम था, नंबर 1 पे आप डाल सकते हैं गारसा दत्तासी। वही गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी क्या कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। गारसा दत्तासी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। राजसूय, इसलिए राजसूय यह कहते हैं कि इसमें राजाओं की गुणगान है और राजाओं की यशकृति है, तो इसलिए गारसा दत्तासी कहते हैं कि इसका उत्पत्ति राजसूय से हुई है। दूसरे एक हैं, बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनका नाम है हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री। अब देखिए इनका मत यहीं पे बदल जाता है। यह कहते हैं राजसूय से नहीं, राजयश से इसकी उत्पत्ति हुई है। राजयश। उसके बाद एक तीसरे विद्वान हैं जिनका नाम है नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी। अब नरोत्तम स्वामी कहते हैं, नरोत्तम स्वामी, कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। रासक कौन है? नरोत्तम स्वामी हैं, जो कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रासक शब्द से हुई है। इन्हीं का समर्थन करते एक और विद्वान हैं,
उनका नाम है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा भी कहते हैं कि सही बात है, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से ही हुई है। एक विद्वान और समर्थन में आ गए। उसके बाद इन्हीं के खेमा के और एक थे माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त भी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई। ठीक है। उसके बाद चंद्रबल्ली पांडे आते हैं। चंद्रबल्ली पांडे, चंद्रबली पांडे, ये बड़े बड़े समाजशास्त्री थे और बड़ा ही इनका साहित्य में भी रुचि था। इन्होंने कहा कि हाँ, रासक शब्द से तो उत्पत्ति हुई है रासों की, लेकिन ये जो रासक शब्द है सही मायने में उपरूपक है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, उपरूपक। जब आप नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो नाट्य शास्त्र में काव्य की दृष्टि से जो दो भेद किए हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आते हैं। और नाटक क्या है कि नाटक रूपक का एक भेद है। तो रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के 18 भेद हैं। उन्हीं उपरूपक में ये इन्होंने कहा है, किसने कहा है? ये जो चंद्रबल्ली पांडे है, कहते हैं कि ये उपरूपक है, एक रासक है, उपरूपक है। और इन्हीं का समर्थन करते हुए, चंद्रबल्ली पांडे का समर्थन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इन्हीं का समर्थन करते हैं। कहते हैं सही बात है, ये रासक शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, उपरूपक है। आबलिक छंद भी एक उपरूपक, मतलब ये कहते हैं कि ये उपरूपक जो उपरूपक में भी है, छंद में भी है। और इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यह ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रासक से ही मानते हैं। उपरूपक कहते हैं, ये बताते हैं कि एक विशेष प्रकार का छंद है। इन्हीं के समर्थन में एक और विद्वान है जिनका नाम है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, गणपत चंद्रगुप्त भी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कविराज श्यामल दास एक हैं, बड़े प्रसिद्ध ये भी हैं, कविराज श्यामल दास, श्यामल दास। कविराज श्यामल दास कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से हुई है, क्योंकि जितने भी वीर गाथात्मक रचनाएं हैं उनका कोई भी प्रमाणिक जोड़ शोर नहीं है, वह एक तरह का रहस्य बना हुआ है। इसलिए रहस्य शब्द की उत्पत्ति, रहस्य से ही रासो शब्द बना है। और इन्हीं के समर्थन में ध्यान रखिएगा, काशी प्रसाद जायसवाल भी कहते हैं। कौन? काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल भी मानते हैं कि सही कह रहे हैं, रहस्य शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन नंदुलारी वाजपेयी का कहना है, नंदुलारी वाजपेयी बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि रास शब्द से रासक की उत्पत्ति हुई है, रास शब्द से, ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है,
रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये रसायन शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, रसायन। तो देख लीजिए 12 विद्वानों का नाम हमने यहाँ पे नोट करा दिया। इसका आप लोग एक शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है ध्यान दीजिएगा कि अभी तक कौन क्या क्या पूछ दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है, रसायन शब्द से माना है। मित्रों ध्यान रखिएगा, रसायन शब्द से रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति माना है। ये पूछा जा चुका है टीजीटी पीएचडी में, तैयारी के लिए भी बहुत जरूरी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो रासक शब्द से मानते हैं। अब इनके साथ ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि रासक शब्द की उत्पत्ति के कितने कितने विद्वान हैं। नंबर 1 रासक के समर्थक कौन हैं, नरोत्तम स्वामी, ये भी रासक के समर्थन है। नंबर 2 में कौन है, दशरथ शर्मा हैं, दशरथ शर्मा भी रासक शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। नंबर 3 में कौन है, नंबर 3 में माता प्रसाद गुप्त हैं। चंद्रवल्ली पांडे नंबर 4 में लिख लीजिए, चंद्रवल्ली पांडे भी रासक से ही माने हैं। द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 5वां नंबर लिख लीजिए। गणपत चंद्र गुप्त का 6ठा नंबर लिख लीजिए। तो अब ध्यान देने की ज़रूरत यह है मित्रों कि 6 विद्वानों ने कौन कौन, नरोत्तम दास, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, चंद्रवल्ली पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, इतने लोगों ने रासक शब्द से ही उत्पत्ति मानी है। जबकि गारसा दत्तासी राजसूय से मानते हैं और हरप्रसाद शास्त्री राजयश से मानते हैं। तो इन दोनों में बड़ा अंतर नहीं है। गारसा दत्तासी का राजसूया से याद कर लो, राज सूर्य या सूर्य से याद कर लो, और हरप्रसाद शास्त्री राजयश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी जब कहते हैं कि रास शब्द से उत्पत्ति होती है, ये भी एक अकेले बंदा है जो कहते हैं कि नहीं, रासों की उत्पत्ति रास से हुई है। जबकि 2 विद्वान कविराज श्याममल दास और काशी प्रसाद जायसवाल, ये 2 लोग कहते हैं नहीं, रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह मित्रों हम देखते हैं कि रासो साहित्य की उत्पत्ति बहुत ही विवादास्पद है और हमें जानकारी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जानकारी लेने की ज़रूरत है। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह जो क्या बोलते हैं, ये जो 12 है, आप एकदम रट लीजिए, एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और ऐसे ही एक बोर्ड बना के अपने घर में चिपका दीजिए, तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा धीरे धीरे देखते देखते। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को, कितने 12 रचनाओं को लेकर वीर गाथा काल का नाम दिया था, कि वीर गाथा काल हम कहते हैं, उन 12 रचनाओं को हमें जानकारी कैसे मिलती है। जब हम रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में जो लिखे थे, उसमें इन्होंने दिखाया कि अपभ्रंश भाषा या साहित्य भाषा के 4 ग्रंथ, इस तरह आप लोग अलग अलग में लिख सकते हैं कि 12 रचनाओं का नाम और 12 रचनाओं की जानकारी रामचंद्र शुक्ल देते हैं। कितने रचनाओं की जानकारी रामचंद्र शुक्ल देते हैं? आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को आदिकाल के, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के कितने 12 रचनाओं
12 रचनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह रचनाएं कौन कौन थी ये भी हमें जानने की जरूरत है। ये 2 प्रकार की रचनाएं हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। एक रचना है अपभ्रंश भाषा काव्य, अपभ्रंश भाषा काव्य। यह ध्यान दीजिएगा कि उस समय अपभ्रंश भाषा ही साहित्यिक भाषा थी। ये उस समय का साहित्यिक भाषा थी और अपभ्रंश भाषा में 4 रचनाओं को इन्होंने स्थान दिया। वह कौन कौन रचनाएं हैं? पहली रचना है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, हमीर रासो। ठीक है, और हमीर रासो के जो लेखक हैं वह कौन है? ये लेखक हैं सांगधर। सांगधर पहले जो है कि हमीर रासो के लेखक हैं। उसके बाद दूसरी रचना है विजयपाल रासो। और विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? नल्ल सिंह भाट। नल्ल सिंह भाट। एक तीसरी रचना है, ठीक है, वह रचना है कीर्तिलता। लेखक जो रचनाकार हैं वह विद्यापति हैं। और चौथी जो रचना है कीर्ति पताका। इसके भी रचनाकार विद्यापति हैं। यह 4 रचनाएं जिसकी हमने अभी नाम लिया है, यह 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा यानी उस समय की साहित्यिक भाषा थी। ठीक है, साहित्य भाषा थी। ये उस समय की साहित्यिक भाषा कह सकते हैं। साहित्यिक भाषा थी कौन? एक हमीर रासो जिसके रचना है सांगधर हैं, एक दूसरा है विजयपाल रासो जिसके लेखक नल्ल सिंह हैं, और ये 2 रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और दोनों के रचयिता हैं विद्यापति। तो इस तरह 4 रचनाओं को जो साहित्यिक भाषा की थी, अपभ्रंश भाषा की थी, और इधर देसी भाषा की रचना थी, देसी भाषा। ठीक है, देसी भाषा काव्य जो देसी भाषा में लिखी गई थी। उन रचनाओं में किसको किसको हम लोग ले सकते हैं? पहला है खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो रचयिता कौन है? दलपत विजय। ठीक है, पहला खुमाड़ रासो दलपत विजय। उसके बाद दूसरा है बीसल देव रासो। और रचयिता हैं नरपति नाल। उसके बाद तीसरा चर्चित कवि हैं जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। उसके बाद चौथा है जयचंद
प्रकाश, जयचंद प्रकाश। और इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। ठीक है। उसके बाद पांचवा है जयमंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। और रचनाकार कौन है? मधुकर। फिर उसके बाद छठे पे हैं खुसरो की पहेलियाँ। रचनाकार हैं अमीर खुसरो। और सतवें पे है, ठीक है, परमाल रासो। रचनाकार हैं जगनिक। और एक और रचना है विद्यापत की पदावली। यही विद्यापत की पदावली है, विद्यापत की पदावली। इनको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो खुमाण रासो है किसकी रचना है? ये रचनाकार कौन है भैया? रचनाकार हैं दलपत विजय। यानी पहले जो खुमाण रासो है इसके रचनाकार कौन है? दलपत विजय। और 60 में इसे खद नाम से तैयार कर सकते हैं, ख आद, यानी खुमाण रासो दलपत विजय। उसके बाद दूसरी प्रसिद्ध रचना बीसल देव रासो, ठीक है, जिसके रचनाकार हैं, रचयिता हैं नरपत नाल। कौन है? नरपत नाल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये विजयपाल रासो में नल्ल सिंह हैं, आप बीसल देव रासो में नरपत नाल हैं। तुलनात्मक जरूर करिएगा। यह भ्रंश भाषा का काव्य है, तो ये देसी भाषा के काव्य का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो के बारे में बताना नहीं है और विस्तृत से बताएंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो रचयिता हैं चंद बरदाई हैं। और पृथ्वीराज के जो विरोधी थे, जिसको आज हम लोग देशद्रोही दुनिया भर का उपमा देते हैं, जयचंद, तो उसका भी एक कवि था जो लिखा था जयचंद प्रकाश, और उस कवि का नाम था भट्ट केदार। उसके बाद दो कवि थे, एक कवि था मधुकर। मधुकर की क्या रचना थी? जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की थी। फिर उसी में खुसरों की पहेलियाँ, ये भी देसी भाषा में ही, साहित्यिक भाषा नहीं है। खुसरों की पहेलियाँ, अमीर खुसरो को कौन नहीं जानता है, हिंद ये तोता के नाम से। परमाल रासो जो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, बाद में पढ़ाएंगे बढ़िया से। इसके जो रचनाकार हैं जगनिक हैं। और विद्यापत की पदावली, जिसको गाते गाते चैतन्य प्रभु बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, यही विद्यापत की पदावली देसी भाषा में लिखी गई है। और आप लोगों से मित्रों बता दें कि इसी रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं 8 रचनाओं के आधार पे 8 और +4 इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पे आदिकाल को कहा कि 8 रचनाओं में केवल एक बीसल देव रासो को छोड़ के, केवल एक बीसल देव रासो को छोड़ के जितनी रचनाएं हैं सब वीरगाथात्मक रचनाएं हैं। यह एक विरह काव्य है, बाकी वीरगाथात्मक जैसे रचनाएं हैं
इसलिए इन रचनाओं में से एक अपवाद है बीसल देव रासो, जो विरह काव्य है, ध्यान रखिएगा। बाकी रचनाएं विरह काव्य है। और विद्यापति की पदावली वीर गाथात्मक नहीं है। खुसरो की पहेलियाँ, यानी 3 रचनाएं जो है कि वीर गाथात्मक में नहीं है, बाकी रचनाएं सब वीर गाथा में हैं। और इधर हमीर रासो, विजयपाल रासो, 2 इधर क्या बोलते हैं प्रशस्ति गान की तरह है, इसका भी वही दशा है। तो इन्हीं रचनाओं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, तो यह रचनाएं अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब इन रचनाओं के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि और रचनाएं किस तरह हमारे जीवन को, हमारे हिंदी साहित्य को किस तरह प्रभावित करती है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि कोई पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पे आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पे आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। अब इन रचनाओं की विस्तृत चर्चा हम लोग फिर इसके आने वाले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ हम आज अलविदा लेते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल।